नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी जो प्रिपरेशन चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों इसी कड़ी में मैं आज आपके सामने एलटी का जो फर्स्ट पेपर है उससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो मैंने टेस्ट सीरीज प्रारंभ की हुई है। तो उसी कड़ी में आज जो हम देखेंगे वो आपके चिल्ड्रन डेवलपमेंट ऑफ पेथोलॉजी की अगर हम बात करें तो सीडीपी बाल विकास से संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे आज की श्रृंखला का ये पहला प्रश्न अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये पहला जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ये कह रहा है कि किशोरावस्था की अवधि है कि किशोरावस्था की अवधि हम कब से कब तक मानते हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। जितने भी बच्चों को ये अभी लाइव देख रहे हैं वो सभी बच्चे इसको क्या करें, इसका आंसर तुरंत ही कमेंट सेक्शन पर दे। ठीक है, अब बताइए किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो आपके 12 से लेके 18 वर्ष की ये मानी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। कब से कब तक की 12 से 18 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहीं पर ही आप दूसरे प्रश्न को देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। ठीक है, बाल विकास को जो सर्वाधिक रूप से जो ज्यादा प्रेरित करता है वो घटक कौन सा माना जाता है। देखिए बच्चे को अगर उसके बौद्धिक रूप से अगर उसका विकास की अगर हम बात करें, वो किस प्रकार से सीखता है समझता है, वो सबसे अच्छी जो विधि है या उसका जो प्रमुख घटक के रूप में हम जिसे मानते हैं वो खेल का मैदान उसका ये होता है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, खेल का मैदान यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे। गर्भ गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रतिक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है। जो गर्भ में जब शिशु पलता है माँ के, तो वो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया जो क्रिया संपादित होती है वो किस सप्ताह से शुरू होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए जब 16 सप्ताह का जब भ्रूण हो जाता है या कहें गर्भावस्था में जब शिशु होता है 16 सप्ताह का होता है, तो ये सोच लीजिए कि वो सांस लेना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, अब सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या होती, विशेषता क्या नहीं है पूछता है। सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है ये आपको बताना है। इसका अगर हम बात करें तो ये चिंतन प्रतिक्रिया इसके अंतर्गत आती है। चिंतन प्रतिक्रिया के अंतर्गत हम इसको लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग की अगर हम बात करें विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, किस क्षेत्र में ये जाने जाते हैं, तो अगर हम बात करें इनकी तो ये क्या जाने जाते हैं, नैतिकता के बारे में कहें तो उसके अंतर्गत ये जाने जाते हैं। नैतिकता के लिए विशेष रूप से जाने, नैतिक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर छठे नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करना चाहिए। अगर हम किसी विद्यार्थी के अंतर्गत सामाजिक परिवेश में जो समाज की जो परिकाष्ठा होती है उसके अंतर्गत उसको हम किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं, उससे संबंधित किस प्रकार से हम अपने समाज के अंतर्गत रह के अपने कार्यों को संपादित करते हैं, तो उसको समझाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो ये आपको बताना है। देखिए इसमें क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो छात्र के जितने भी पक्ष होते हैं उन सभी पक्षों का क्या करता है, आकलन करता है। कहने का मतलब है कि विद्यार्थी के सभी पक्षों का क्या करता है, आकलन करता है। कौन करता है, आपका शिक्षक करता है। ठीक है, विद्यार्थी के सभी पक्षों का आकलन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर कहीं पर ही दिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। अब देखिए अगर हम देखें तो किशोरावस्था की जो समस्या होती है वो मुख्य रूप से किसे मानी जाती है, तो वो आपको बताना है। देखिए जो वो समस्या होती है, समस्याएं होती हैं वो संवेगात्मक होती हैं। ठीक है, संवेगात्मक ये समस्या, और साथ ही अगर मैं बात करूं संवेगात्मक समस्या होती हैं और जो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं समय समय पर उसकी समस्या, और समायोजन की समस्याएं क्या होती है किशोरावस्था में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, बालक हो या बालिका को कहीं ना कहीं अपने ये किशोरावस्था में इन चीजों की समस्या का समाधान या कहें समस्या का सामना करना होता है। ठीक है, अब देखिए 8वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे।
ये कह रहा है जिस प्रतिक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रतिक्रिया है। उसे किस रूप में हम जानते हैं? तो अगर हम देखें तो ये समाजीकरण, ठीक है? समाजीकरण के तौर पर हम इसको देखते हैं कि जिस प्रतिक्रिया से जो व्यक्ति मानव के लिए परस्पर जो निर्भर होकर क्या करता है, व्यवहार करता है, तो वो किस में करता है? सामाजिक समाजीकरण हम उसे कहते हैं, समाज के अंतर्गत रहकर ही वो क्या करता है, अपने व्यवहार चीज़ों को सीखता है, उसके अनुरूप क्रियाएँ करता है, ठीक है? ये चीज़ें इसके अंतर्गत होगा। देखिए 90 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो 90 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाओं का क्या किया है? प्रतिपादन किया, ये अवस्थाएँ प्रस्तावित की, तो वो कौन-सी हैं? देखिए 8 जो अवस्थाएँ हैं, वो आपके जब बालक पैदा होता है तब से लेके मृत्यु तक का अगर हम बात करें, जन्म से लेके मृत्यु तक का ये 8 जो समूह में इसको विभाजित किया गया है, याद रखिए। अब 10वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे अपने स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवधारणाएं हैं। चलिए आप सभी लोग बताइए इसकी क्या अवधारणा इन्होंने की होगी। आपने बीएड में पढ़ा होगा कि विकास की कितनी अवधारणाएं इन्होंने रखी हैं, ठीक है? जितने भी बच्चे को ये क्वेश्चन आता है तो फटाक से इसका क्या दीजिए, आंसर दीजिए। तो मेरे आंसर से आप मिलाइएगा कि आप सही है क्या गलत है, ठीक है? सभी लोग जल्दी से दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, जीन पियाजे के आधार पर अगर हम बात करें, संज्ञानात्मक जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? 4 होती हैं, याद रखिएगा। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। अब हम बात करेंगे 11 नंबर का प्रश्न। ये कह रहा है एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है क्या? आदत कहलाती है, यदि कोई बच्चा है जो दूसरे बच्चों के प्रति क्या करता है, अपनी सहानुभूति दर्शाता है, तो ऐसे बच्चे की जो आदत होती है उसको क्या कहलाया जाता है? तो ये आपको बताना है। देखिए ऐसे बच्चा जब व्यवहार करता है तो वो भावात्मक संबंधी आदत होती है उसकी, कि किसी को अंदरूनी तौर पे क्या है, अटैचमेंट उसके होता है। तो कहीं क्या इसका मतलब होता है कि भावात्मक संबंधी आदतें उसमें होती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं पियाजे के अनुसार, अगर हम बात करें 8 से लेकर 4 से लेकर 8 महीने में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है बालक के अंदर? जो बच्चा होता है, बच्चे में 4 महीने से लेकर 8 माह के मध्य संज्ञानात्मक विकास होता है, कौन सा? ये आपको बताना है किस प्रकार का ये होता है। देखिए अगर हम बात करें तो उसका जो आंख है, हाथ है, उसका संबंध ये होता है, आंखों का, हाथों का किस प्रकार मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या होता है? बच्चे का होता है 4 से 8 महीने के अंतर्गत। अपने हाथ पैर को हिलाना, आंखों की पुतलियों को इशारे करना, ये तमाम चीजें उसमें आती हैं, ठीक है? अब देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे कि 13वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप इस अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी ने के अनुसार समुचित है? ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपसे पहले भी कह चुका हूँ, जितने भी दार्शनिक हैं उन दार्शनिकों को आपको अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे तो वो आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको, जैसे मैंने कहा कि जॉन ड्यूविक कौन है, रिस्कन कौन है, और ये तमाम जितने भी बड़े बड़े जो विद्वान रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, तो इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, और इनकी जो थ्योरी है कहीं ना कहीं हमारे समाज में उनसे रिलेटेड जो चीजें क्रियान्वित की जाती हैं, आज भी उनके जो चीजें हैं कहीं ना कहीं समाज में ये चलते हैं। देखिए अगर हम बात करें, जो कभी पूछा जाए जॉन जॉन डीवी की हम बात करें, जॉन डीवी इसको कहा जाता है, तो इनका जो जन्म हुआ था आपको थोड़ा सा बता दूं, तो इनका जन्म क्या होता है, 20 अक्टूबर 1859 को इनको जन्म अमेरिका में ये हुआ था। देखिए इन्होंने बहुत ढेर सारी चीजें अपने जो शिक्षा दर्शन शास्त्र में जिन्होंने दी हैं, बड़े पैमाने में अगर हम बात करें, इन्होंने जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, तुर्की हो गया, रूस हो गया, जापान, इन देशों का क्या किया था, इन्होंने दौरा भी किया था, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? अब इनके द्वारा जो प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में जो इन्होंने अपनी जो समुचित कथन दिया है, वो कौन सा कथन है?
तो ये आपको बताना है। देखिए, विद्यार्थियों को क्या करे किया जाए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये सुझाव इन्होंने दिया कि विद्यार्थी जो बालक है, उस बालक को जो स्वयं ही क्या करना चाहिए, जो समाज में जितनी भी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को कहीं न कहीं सुलझाने में उनको क्या है समर्थ सक्षम होना ये चाहिए। इसको इस लायक हमें बनाना चाहिए, ये इनका द्वारा कहा गया, ठीक है? अब देखिए चौथे नंबर का जो प्रश्न है, सामाजिकरण क्या है? इसको कभी क्वेश्चन बनता है, तो इसका जो कहा जाता है, तो यह होता है समाज के जितने भी मापदंडों के साथ अनुकूलन होता है समाजीकरण। समाज के जो मापदंड होते हैं, उनके अनुसार क्या होता है अनुकूलन, उसे कहा जाता है। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है और कहलाती है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये स्कीम स्कीमा इसे कहा जाता है, याद रखिएगा स्कीमा। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है एक दिन भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जाता है, ये किस चीज के लिए किया जाता है? तो उससे क्या होता है अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके किया जाता है, याद रखिएगा। 17 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि परवाह किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहा जाता है? कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी की भी परवाह नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप में ही क्या होते हैं मग्न मुग्ध होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है, ठीक है? तो जिसे आता है इसका आंसर दीजिए। ऐसे बच्चों को अगर हम कहें अस्वीकारीकरण स्वीकार करण जिसको क्या कहते हैं अस्वीकार करण इसे कहा जाता है, ठीक है? अब देखिए 18वीं का है, कक्षा में ऊंचा सुनने वाले और कमजोर नजर के छात्रों को बैठाना चाहिए, कहाँ पर बैठाना चाहिए ये आपको बताना है, ठीक है? क्या होता है इन बच्चों को क्या है सभी को इसका आंसर आता होगा कि आगे की जो पंक्ति होती है उस पंक्ति में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे बच्चों को बैठाना चाहिए। 19वें नंबर का प्रश्न आप देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, क्या है ये आपको बताना है। देखिए जो व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो क्षेत्र होता है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो लिंग के भेद पर आधारित होता है, और जो शारीरिक संरचना होती है साथ ही आपकी मानसिक योग्यता पर ये आधारित होती है, याद रखिए। अब यहाँ पर 20वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होंगे, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ बैठाना चाहिए, इसका अभिप्राय है, क्या है? इसका जो अभिप्राय होता है वो समावेशी शिक्षा की हम बात करें, सर्वांगीण जो विकास हम बात करते हैं, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इसे रखा गया, ठीक है? अब बात करते हैं 21वें नंबर का प्रश्न, ये कह रहा है व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है, क्या विधि है ये आपको बताना है। देखिए इस विधि को अगर हम बात करें व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं। देखिए हम व्यक्ति के जब हम पूरे इतिहास को समझेंगे तब हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं, अपना आकलन दे सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है व्यक्तित्व की अगर हमें इतिहास विधि का व्यक्ति व्यक्ति की अगर हम कहें तो उसका इतिहास ये कहा जाता है, ठीक है? 22वें नंबर का प्रश्न आप देखो, सामाजिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया? वह कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या किया था वर्गीकरण किया गया था? वो किसने? स्पेगनर करके है वो क्या है आपके वो विद्वान जिसे हम कहते हैं, ठीक है? स्पेनगर, ठीक है? याद रख लीजिए ये जो लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 23वें नंबर का प्रश्न। 23वें नंबर का प्रश्न क्या है? अधिक वाचाल या प्रसन्नचित रखने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व होता है वो कैसा व्यक्तित्व होता है? ऐसा व्यक्ति की अगर हम कहें बहुमुखी वो व्यक्ति होता है। अब देखिए यहाँ पर 24वें में हिप्पोक्रेटिस ने किस आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया? तो अगर हम देखें तो इन्होंने जो व्यक्ति का जो वर्गीकरण कफ पित्त पर आधारित कफ पित्त पर क्या गया आधारित इन्होंने व्यक्ति का व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी मुक्ता का बहुमुखता के रूप में वर्गीकरण किया गया। तो वर्गीकरण कैसे किया गया है? अगर हम देखें तो ये
युग युगन करके शब्द आता है, युगन शब्द से ये किया गया है, याद रखिएगा। देखिए 26वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे अपने इस स्क्रीन पर, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के आधार पर में से दो में से श्रेणी अंतर्मुख यथा बाह्यमुखी में रखते हैं। इन दोनों में से किस उसमें रखते हैं तो आपको ये बताना है। तो अंतर्मुखी है या बाह्यमुखी है तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों किस युग में लगाए ये, अगर हम 26 को थे, इसको भी जो ये पहले था युगन, युगन करके शब्द आता है, युगन, ठीक है, इसमें रखा जाता है। अब देखिए 27वें का प्रश्न, देखिए 27वें नंबर का प्रश्न क्या है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तनाव व तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? तो ये आपको बताना है। ये जो कथन क्या है, स्टेनिल हॉल वो व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कहा था, ठीक है। अब बात करते हैं एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? अंतर्मुखी वो व्यक्ति होता है, याद रखिएगा। अब 29वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हो, निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये जो होती है वो आपकी व्यक्तिगत अध्ययन उसे हम कहते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन। अब 30वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषताएं होती हैं। जो अंतर्मुखी बालक होता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? ये क्या होता है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, एकांत में रहता है और कम बातचीत ये करता है, ठीक है। 31वें का मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किस प्रकार का परिणाम है ये आपको बताना है। तो ये परिणाम जो होता है ये क्या होता है, आपके जो आनुवंशिक और साथ ही जो वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम जो होता है आनुवंशिक और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन है 32 नंबर का प्रश्न, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वह व्यक्ति जिस व्यवहार करता है वही उसका क्या होता है, अगर बात करूं व्यक्तित्व होता है। देखिए मनोवैज्ञानिक आधार पर हम देखें जो व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है उसका क्या होता है, व्यक्तित्व उसको कहा जाता है। सेट CAT का माप मापता है, क्या होता है ये व्यक्तित्व को इसको मापता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आगे की जो श्रृंखला है वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अगर हम देखें इसको तो ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रायड ने व्यक्तित्व को बांटा है, कितने रूप में बांटा है तो ये आपको पता होना चाहिए। इदम अहम तथा परम अहम के रूप में, ठीक है, इदम अहम तथा परम अहम के रूप में बांटा है, याद रखिएगा। अब 35वें नंबर का क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं, कौन है? ये फ्राइड वो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा बांटा गया, ठीक है। ये देखिए 16 PF प्रश्नावली है, डेडेस द्वारा बनाई गई है, क्या बनाई गई है? ये कैटल वो व्यक्ति है, उनके द्वारा 16 PF प्रश्नावली ये तैयार की गई, ठीक है। अब 37वें नंबर का प्रश्न देखो, अत्यधिक वाचाल प्रशंसित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युग्म के नाम से दिया गया है, ये नाम क्या दिया गया है? बहुमुखी वो होता है। देखिए अब यहाँ पर 38वें नंबर का आलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व है, किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है? तो दोस्तों ये जो होता है अपूर्ण समायोजन, गत्यात्मक, संगठन और संगठित मनोदैही तंत्र ये होता है, याद रखिएगा। अब देखिए 39वें नंबर का प्रश्न, मादा युग में और अंडाणु में निम्नांकित में से क्या पाया जाता है? मादा में अगर हम देखें तो मादा में केवल एक्स फैक्टर क्या होता है, पाए जाते हैं केवल एक्स, ठीक है, एक्स गुणसूत्र अगर की हम बात करें तो गुणसूत्र मादा युग में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। सैंडन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए। इन्होंने शारीरिक
संरचना पर इसको किया गया वर्गीकरण किया गया है। आप 41वें का प्रश्न देख पा रहे हो, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो ये भूमिका निभाता है वो खेल, हमने अभी पूर्व में भी कहा था कि खेल विधियों से बच्चा सीखता है। 42वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों और अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है, वो कौन सा होता है? तो उसकी अगर हम बात करें तो वो पिछड़े होते हैं, पिछड़े वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको, जो किसी क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं वो उनको, ठीक है। 43वें नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है? किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्य? बर्किंघम करके वो है, उनके द्वारा कहा गया था। गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार के माने हैं? बुद्धि कितने प्रकार के माने हैं? तो इनके द्वारा 3 प्रकार के ये बुद्धि माने गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये आप देख पा रहे होंगे कि 45वें नंबर का, निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? अगर हम बुद्धि के अगर सिद्धांत की अगर बात करें तो ये है आपके, एक खंड का सिद्धांत होता है, 2 खंड का सिद्धांत होता है, 3 खंड का सिद्धांत होता है, ठीक है। यहाँ पर जो गैलेट ने बुद्धि को कितने रूप में ये किया गया था? तो ये बताओ, ये आपके 3 रूप में कहा गया। किसने बुद्धि की योग्यता कहा था? ये याद रखिएगा। 43 का अगर हम बात करें बर्किंघम है, और 44 का जो गैरेट ने बुद्धि को कितने प्रकार के माने हैं? तो 3। और यहाँ पर जो बुद्धि में निम्न में से बुद्धि के कौन से सिद्धांत हैं? तो मैंने कहा 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत होता है, 3 खंड का सिद्धांत इसमें दिया गया। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 46वें नंबर का प्रश्न, वस्तुओं के संग्रहण का काल है, कौन सा काल ये माना जाता है? तो अगर हम बात करें तो 7 से 11 माना जाता है, 11 साल से 11 वर्ष ये होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए, बालकों में अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। अब कैसा होता है, कब होता है? तो ये भी होता है आपके 11 से 15, 11 से 15 वर्ष का ये होता है। अब देखिए 38वें नंबर का, बुद्धि के प्रति दर्श सिद्धांत का प्रतिपादक है ये थॉमसन, उसको कहा गया है। अब देखिए 49वें नंबर का प्रश्न है, एक बालक की बुद्धि 85 है तो वह बालक है, वो बालक क्या है? वो आपका मंद बुद्धि का वो बालक होगा, याद रखिएगा। अब अगर हम इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का निर्माण किसने किया? तो वो बट और बर्न, वो 2 वैज्ञानिक हैं, बट और बर्न, इन दोनों ने क्या किया था, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय